बेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये हमारा अध्याय चल रहा है और कोशिश करेंगे आज इस अध्याय को कंप्लीट करने की। आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम बात करेंगे क्या करें, हम मदद लेने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की। अब इमेजिन कर, सोच, मैं एक ऐसा सूक्ष्म जीव यूज में लेने वाला हूं। सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना। ये आपको आगे आने वाले 2 चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जो चैप्टर, उसमें भी पढ़ने को मिलेगा। इमेजिन कर, एक पेड़ है ना। इस पेड़ के ऊपर तुम कीटनाशी डाल रहे थे। कीटनाशी, ठीक है, कीड़ों को तो मार दिया, लेकिन वो कीटनाशी अगर हमारे अंदर चली गई तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो क्या करें सर जी? मैंने क्या किया पता है? मैंने क्या किया, मैंने एक जीवाणु लिया। उस जीवाणु के अंदर से मैंने एक ऐसा पदार्थ खोज करके देखा, मतलब एक ऐसा जीवाणु जिससे मुझे एक ऐसी चीज मिल रही है। सुनना, फील करना। क्या बोला मैंने बोला मान ली ये पेड़ है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कीटनाशी डाला। कीटनाशी ने कीड़ों को तो मार दिया, लेकिन वो फसल की जो पैदावार है अगर वो मेरे अंदर जाएगी तो उसमें जो कीटनाशी की जो बूंदे अगर होंगी, कीटनाशी होगा तो वो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। क्या करें सर जी? मैंने कहा ध्यान से सुन। मैंने ना एक जीवाणु पर रिसर्च करी। वो जीवाणु का नाम है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बेसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या नाम है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस। उस जीवाणु का नाम है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसको शॉर्ट में हम बीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटी। ठीक है, ये एक जीवाणु है और इस जीवाणु से मुझे एक प्रोटीन प्राप्त हुआ। प्रोटीन, वो प्रोटीन जो है वो रवे के रूप में है। रवे होते ना, रवे देखे ना आपने, क्रिस्टल जिनको हम बोलते हैं, क्रिस्टल्स के रूप में इस तरीके से रवेदार प्रोटीन था। ये रवे है जिसको हम क्रिस्टल प्रोटीन बोल रहे हैं। शॉर्ट में हमने इसको क्राई प्रोटीन बोल दिया। क्या बोल दिया शॉर्ट में? क्राई प्रोटीन। क्राई का मतलब क्रिस्टल प्रोटीन, रवेदार प्रोटीन बोला। और आप जानते हैं वंशागति का आणविक आधार चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है जनाब? सर प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? जीन करता है। कौन करता है? जीन करता है। अब मेरे को पता लग गया इस जीवाणु के अंदर जो जीन है, जिसको शॉर्ट में हमने क्राई जीन बोल दिया, यानी एक ऐसा जीन जो आगे जाकर क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा, यानी क्राई प्रोटीन बनाएगा। उस जीन को हमने नाम दे दिया क्रिस्टल जीन या क्राई जीन। सोच, ये जीवाणु जिसके अंदर जीन है, वो जीन अंदर प्रोटीन बना रहा है और वो प्रोटीन रवे के रूप में है। प्रोटीन को हमने क्रिस्टल प्रोटीन बोला, तो जीन को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जीन। एक ऐसा जीन जो क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा। शॉर्ट में क्या बोला? क्राई जीन। शॉर्ट में क्या बोला? क्राई प्रोटीन। ठीक है सर, पता लग गया। अब आगे, अब ये जो प्रोटीन होता है ना, ये क्राई प्रोटीन कीटों की, वैसे तो ये क्राई प्रोटीन जो होता है निष्क्रिय रहता है, लेकिन ये कीटों की जब आंत में जाता है, याद रखना, किसी कीड़े की आंतों में अगर ये प्रोटीन चला गया और आंतों में क्षारीय माध्यम इसको अगर मिल गया, तो ये हो जाता है सक्रिय, काम करने लग जाता है और आंत के अंदर छेद कर देता है। अब जरा सोच, इमेजिन कर, मैं कीड़ा हूं, ये जीवाणु था, ये जीवाणु का प्रोटीन मेरे अंदर चला गया जो निष्क्रिय था। मेरी जब ये आंत में पहुंचा, मेरी आंतों में कैसा माध्यम मिला इस प्रोटीन को? क्षारीय। जैसे ही मिला ये प्रोटीन ने दे दनादन काम करना स्टार्ट किया, मेरी आंतों में छेद कर दिया। अब जरा सोच, मेरी आंतों में अगर छेद हो जाएगा तो मेरे जो भी शरीर में पदार्थ है वो आंतों के द्वारा बाहर नहीं आ जाएगा। मैं मर जाऊंगा कि नहीं मर जाऊंगा ना। तो जरा सोचिए, ये एक सूक्ष्म जीव कीड़ों को मार सकता है? बिल्कुल मार सकता है। तो हमने पता है क्या किया? हम भी बहुत दिमाग वाले,
हमने क्या किया, इस जीवाणु के जीन को लिया और इस जीन को फसलों में स्थानांतरित कर दिया, जैसे कपास में डाला। अब ऐसी कपास जिसके ऊपर कीड़े लग रहे थे, ऐसी कपास जिसको कीड़े खा रहे थे, ऐसी कपास के अंदर हमने इसके जीन को, इस जीवाणु के जीन को डाल दिया। ऐसी कपास को हमने बोला बीटी कपास। क्या बोला? बीटी कपास, जिसको आप डिटेल में फिर से पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में। अभी तो मैंने हल्की फुल्की चीज बताई है। ऐसी कपास जिसके अंदर बेसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु का जीन डाल दिया। अब इमेजिन करो, मैं वो कपास हूं जिसके अंदर वो जीन आ गया। कौन सा? क्राइजीन। मैं वो कपास हूं जिसके अंदर ये जीन क्या बनाएगा? क्रिस्टल प्रोटीन। मैं वो कपास हूं, मेरे अंदर क्या है? क्रिस्टल प्रोटीन है। अब जरा सोचो, मुझे अगर कोई कीड़ा खाएगा तो उसके अंदर क्या जाएगा? ये प्रोटीन जाएगा, और वो प्रोटीन अगर अंदर जाएगा तो कीड़ा मर जाएगा। जरा सोचिए, खुद मैं एक पेड़ कीटनाशी की तरह कार्य कर रहा हूं। क्या खुद एक पेड़ कीटनाशी की तरह कार्य कर रहा है? क्या कीटनाशी छिड़कने की जरूरत है? नहीं, कीड़ा अपने आप मर जाएगा उस पेड़ को खाते ही। तो जरा दिमाग लगाइए, क्या आपने यहां पर किसी सूक्ष्म जीव की मदद से नियंत्रण पाया? हाँ सर, पाया। बस यही चीज इस एग्जाम्पल में यहां पर दे रखी थी। पहला एग्जाम्पल कि भाई साहब कौन से सूक्ष्म जीवों को इस्तेमाल करेंगे, तो पहला दे रखा है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। इसके बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ये जाएगा, पाचन नली में जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। किसकी? उसके लार्वा की, क्योंकि अंदर मिलेगा आंत में क्षारीय माध्यम, जिससे वो कीट मर जाएगा। डन। नाम याद रखना, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, याद रखना। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। जैव प्रौद्योगिकी में ये वापस से आएगा, जहां पर मैं आपको क्राइजीन के प्रकार भी बताऊंगा। क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB, क्राई फर्स्ट AB, कॉटन बॉल वॉर्म, कपास के कीड़े हैं, कॉर्न बोरर, मक्का के कीड़े, ये सब कुछ हम बात करेंगे बाद में। अभी सिर्फ आइडिया रखना, बेसिलस थुरिंजिएंसिस कौन था? एक जीवाणु था जिससे मिल रहा था क्या? क्रिस्टल प्रोटीन। एक ऐसा प्रोटीन जो रवे के रूप में है, जो क्राइजीन बना रहे हैं, उस प्रोटीन को यूज में लिया है, या उस जीन को यूज में लिया है, प्लांट्स के अंदर डाल दिया, पादपों के अंदर। खुद एक पेड़ कैसा हो गया? कीटनाशी हो गया है। तो सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, नियंत्रण के लिए, दूसरे जीवों के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट, ट्राइकोडर्मा। सर ये क्या होता है बेटा? ट्राइकोडर्मा एक आपकी कवक होती है। जी हां, ये क्या होती है? एक प्रकार की कवक होती है। क्या ये एक मुक्त जीवी क्या होती है? कवक होती है, मुक्त रूप से मिलती है। जो कहां पर मिलती है? ज्यादातर किसके पास में मिलती है बेटा जी? इस तरीके से ये आपको दिख रही है, ये जड़ें होती है, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, मूल जो होती हैं, उनके आसपास उगती हैं। ठीक है, और सिंपल तरीके से याद रखना है, ये जो ट्राइकोडर्मा कवक है, ये दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। ये बहुत से पादप रोग जनकों को प्रभावशाली रूप से नियंत्रित करने के लिए यूज में ली जाती है। नहीं, जिनको समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल तरीके से, मैं एक पेड़ हूं, ठीक है, मेरी जड़ों के आसपास एक कवक उग रही है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ओके सर, ट्राइकोडर्मा को क्या फायदा? एक तरीके का सहजीवी संबंध दिखा रही है। जल खनिज पेड़ को दे दिए, बदले में पोषण मिल गया। ठीक है सर, ओके सर, नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक और काम भी कर रही है, ये जीवाणुओं को वृद्धि करने से रोकती है। क्या? ये जो ट्राइकोडर्मा, ये जो कवक है ना, ये जीवाणुओं को वृद्धि करने से रोकती है। ये कुछ रसायन ऐसे निकालती है, जैसे याद करो आपने पेनिसिलियम, याद नहीं आ रहा? पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन जो एक रसायन निकल रहा था, जो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस की वृद्धि को रोक रहा था ना। पेनिसिलियम कवक से एक रसायन निकला था जो जीवाणु की वृद्धि को रोक रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से ये ट्राइकोडर्मा एक क्या है? कवक है, जो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। जो रसायन बनाएगी एक तरीके से वो एंटीबायोटिक्स ही तो है हमारे लिए। तो एक तरीके से भाई साहब ये पादपों में रोग को रोक रही है। तो जरा सोचिए, इस ट्राइकोडर्मा को अगर पादपों के पास उगाया जाए तो हम जीवाणु की वृद्धि को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। चलिए जी, ये दूसरा सूक्ष्म जीव हो गया। कौन? कवक। ये कौन था आपका? जीवाणु था। जीवाणु को यूज में ले लिया, कवक को यूज में ले लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट इज वायरस।
जिसका नाम है बक्यूलो वायरस। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? बक्यूलो वायरस बोलते हैं। अब बक्यूलो वायरस को हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना। क्या होता है बक्यूलो वायरस? याद रखना, वो वायरस जो सीधा सीधा पॉलीहेड्रो वायरस, हेड्रोसिस का मतलब क्या होता है? वो वायरस जो कीटों पर, आर्थ्रोपोड्स को, कीटों की वृद्धि को, आर्थ्रोपोड्स की वृद्धि को रोकते हैं, उन पर हमला करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बक्यूलो वायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस भी बोलते हैं। क्या इतनी सी लाइन आपको समझ में आई? फिर से बोलूं, देख, तुमने वायरस पढ़ा है ना? हाँ सर वायरस पढ़ा है। जैसे मैं तुमसे पूछता हूं बैक्टीरियोफेज क्या था? सर बैक्टीरियोफेज, जिसको हमने जीवाणु भोजी बोला था, एक वायरस था। किसको अटैक कर रहा था? बैक्टीरिया को कर रहा था ना। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं एक वायरस की एक ऐसी श्रेणी जो सिर्फ कीटों पर हमला करती है। कीट यानी आर्थ्रोपोड्स पर हमला करती है। आर्थ्रोपोड्स यानी संधिपाद, जिनके पाद जो थे उनमें संधियां थी, है ना, कीट, उन पर हमला करती है। ऐसे वायरसेस को हमने नाम दिया बक्यूलो वायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। डन। अब क्या लिखा हुआ? अधिकांश बक्यूलो वायरस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह से किए जा रहे थे, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनको हमने न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस के अंतर्गत रखा है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस का मतलब क्या होता है? देखिएगा, न्यूक्लियो वर्ड और पॉली वर्ड और हेड्रोसिस वर्ड, ये तीन वर्ड है, समझना। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। पॉली का मतलब बहुत सारे, और हेड्रोसिस का मतलब कवच। क्या सर? मैंने बोला ये एक कवच है प्रोटीन का। याद कर, इतना तो याद आ रहा है आपको, प्रोटीन का कवच जिसको हमने कैप्सिड बोला था, है ना। तो हेड्रोसिस मतलब कवच, वायरस का कवच। ठीक है, पॉली का मतलब बहुत सारे, और न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक अम्ल। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं अंदर ये डीएनए या आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये कई सारे मिल रहे हैं। देख, इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, कई सारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई सारे न्यूक्लिक अम्ल अगर मिलते हैं तो ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? एक कवच युक्त, हेड्रोसिस का मतलब कवच युक्त, बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल से एक कवच, मतलब बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल को एक कवच ने क्या कर लिया है? अपने अधीन रख लिया है। ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। सिंपल तरीके से समझना भाई। देख, बहुत सारे डीएनए, डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। पॉली का मतलब बहुत सारे, वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। हेड्रोसिस का मतलब कवच, यानी एक कवच के अंदर बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल हैं। ऐसे वायरसेस को हमने क्या बोला है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ओके सर, तो बक्यूलो वायरस ऐसे होते हैं। तो अब जरा सोच, बक्यूलो वायरस किस श्रेणी में आएंगे? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस की श्रेणी में आएंगे। बस इतनी सी बात यहां पर लिखी हुई है। क्या कि ये जो बक्यूलो वायरस जो होते हैं, जो जैव नियंत्रण के रूप में हम इनको यूज में ले रहे हैं, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस के अंतर्गत आते हैं। डन। अब सीधी सी बात है बेटा जी, ये क्या करेंगे? सीधी सी बात है, हम इन वायरसेस को यूज में लेंगे। किसको मारने के लिए भाई साहब? कीटों को मारने के लिए। हमने अपने पेड़ों पर छिड़काव कर दिया, किसका? ऐसे वायरसेस का। या ऐसे वायरसेस के हमने क्या ले लिए हैं? न्यूक्लिक अम्ल ले लिए, जीन ले लिए, और हमने पेड़ों के अंदर डाल दी है। तो समझने वाली बात जो थी, फील करने वाली बात थी, हम वायरस को यूज में लेकर दूसरे कीटों को मारने का काम कर रहे हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। यस, तो हमने कुल मिलाकर 3 एग्जाम्पल देखे हैं। कौन कौन से बेटा? सबसे पहला हमने देखा जीवाणु, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, जो एक जैव नियंत्रण की तरह यूज में आ रहा था। फिर हमने देखा ट्राइकोडर्मा, जो कौन है बेटा? एक कवक है। पहले जीवाणु, फिर कवक, जैव नियंत्रण के रूप में। फिर वायरस, बक्यूलो वायरस, ये भी जैव नियंत्रण के रूप में। तो ये 3 एग्जाम्पल थे सूक्ष्म जीवों के, जिनको हम यूज में ले रहे हैं दूसरे हानिकारक जीव जो हैं, दूसरे कीट वीट जो हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरे जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचने के लिए। डन, क्लियर? चलें, अब इसके बाद जो टॉपिक अगला आ रहा है, वो आ रहा है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव।
अब हम बात करेंगे कि भैया सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरता बढ़ाएंगे, वो सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरता बढ़ाएंगे वो कौन से हैं? तो 3 सूक्ष्म जीव, बस 3 सूक्ष्म जीव याद रखो, चैप्टर खत्म। जैव उर्वरता बढ़ाएंगे कौन? सूक्ष्म जीव। जरा सोच, मैंने बोला मेरी जो जमीन जो है, मेरी जो मिट्टी जो है, उसकी उर्वरता बड़ी कम है। तो उर्वरता बढ़ाने के लिए अगर मैं सूक्ष्म जीवों की मदद लूं तो मैं क्या बोलूंगा कि वो सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं? वो सूक्ष्म जीव क्या मेरी मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे हैं? हाँ, बढ़ा रहे। तो मैं क्या बोलूंगा? जैव उर्वरक के रूप में मैंने सूक्ष्म जीवों की मदद ली है। अब जरा सोचिए, कौन है राइजोबियम, कौन है एजोटोबैक्टर, कौन है एजोस्पाइरलम? ये क्या कर रहे हैं सर? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है, कौन सा? खनिज पोषण। और खनिज पोषण चैप्टर अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो दिमाग लगाओ, इस पूरे विश्व में जितनी भी मृदा है सभी में नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की अगर कमी है और कोई सूक्ष्म जीव अगर नाइट्रोजन प्रदान कर दे मिट्टी के अंदर, तो आप क्या बोलोगे कि वो सूक्ष्म जीव एक तरीके से उर्वरक का कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा। वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन अगर उपलब्ध करा दे तो हम नहीं बोलेंगे कि भाई साहब ये तो एक तरीके से उर्वरता बढ़ा रहे हैं। किसकी? मृदा की। तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, एजोस्पाइरलम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो ये 3 उदाहरणों में आपने, ये जो 3 उदाहरण थे, ये क्या कर रहे थे सर? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लो जी, तो यहां पर जो चीज लिखी हुई है, यहां पर 3 एग्जाम्पल बता रखे हैं। सबसे पहला कौन? राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर। ये तीनों एक साथ क्या करने वाले हैं बेटा जी? याद रखना, ये तीनों थे जीवाणु। ध्यान से सुनना, ये तीनों थे जीवाणु। ये तीनों जीवाणु हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये है जीवाणु जो क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं। डन। ये पहला एग्जाम्पल था, जिसमें से आप जानते ही, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेग्यूम पादपों में क्या होती है? ग्रंथियां बनती हैं। याद आ रही है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए ग्रंथियां बनी थी जिसके अंदर राइजोबियम मिल रहा था। है याद आ रहा है? जो सहजीवी, मुक्त जीवी इस तरीके से मिल रहे थे। पर्टिकुलरली सहजीवी था कौन? राइजोबियम सहजीवी था, जबकि एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर जो थे वो मुक्त जीवी थे। याद कर, राइजोबियम सहजीवी था लेग्यूम पादपों के अंदर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जो थे वो मुक्त जीवी थे। ये कर क्या रहे हैं? सीधी सी बात है, एक पेड़ के लिए पोषक पदार्थों को बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं। ये थी पहली चीज जिसमें हमने जीवाणु की बात करी है। 3 चीजें देखनी है जैव उर्वरक के रूप में। पहला जीवाणु देख लिया, दूसरा कवक, और तीसरा साइनोबैक्टीरिया देखेंगे। पहला हमने देख लिया है जीवाणु। 3 जीवाणु देखे, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर। राइजोबियम सहजीवी संबंध, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम मुक्त जीवी होते। करते क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। बचा कौन सर? कवक बच गई है और साइनोबैक्टीरिया बच गई है। आइए कवक की बात कर लेते हैं। कवक के रूप में माइकोराइजा। अब जरा सोचिए, माइकोराइजा क्या था? जो पेड़ है उनकी जड़ों के साथ कवक जो है सहजीवी संबंध दर्शा रही है। जैसे यहां पर ग्लोमस वंश, जीनस का मतलब होता है वंश, ग्लोमस वंश की जो आपकी कवक होती है, कवक, ग्लोमस वंश की जो कवक जो होती हैं ज्यादातर वो क्या बनाती है? माइकोराइजा बनाती। क्या है माइकोराइजा? जानते हो ना, जो कवक जो होते हैं वो पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, उसको हमने बोला माइकोराइजा। अब ये क्या करेंगे? ये भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं यार, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कवक जो है वो खनिजों को लेकर आएगी, जल को लेकर आएगी। किसको दे देगी? पेड़ को दे देगी। बदले में पेड़ खाना जो है वो किसको दे देगा? इसको, कवक को दे देगा। ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। बोलिए बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? सीधी सी बात यहां पर लिखी हुई है। फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी खनिज वनीज, जल वल सारा अवशोषित करके पेड़ को दे देगी। पेड़ बदले में खाना जो बनाएगा इसको दे देगा, रहने के लिए जगह दे देगा। सहजीवी संबंध था। तो बताइए, कवक ने एक तरीके से पेड़ को फायदा नहीं पहुंचाया? पेड़ की उर्वरता जो है एक तरीके से बढ़ा दी है, मृदा की उर्वरता बढ़ा दी। जहां पर वो पेड़ मिल रहा है, मृदा के अंदर वो दूर दराज से ये कवक क्या लेकर आ गई है? जल को लेकर आ गई है, खनिजों को लेकर आ गई है। पेड़ को फायदा नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। सीधी सी बात है।
तो इस तरीके से ऐसे संबंधों से पादप जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रोग जनकों से प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। जो लवणता आ जाती है उससे प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। सूखा जो होता है उससे प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब पेड़ को फायदा पहुंच रहा है, उसको खाना मिल रहा है, सॉरी उसको जल मिल रहा है, उसको लवण मिल रहे हैं। सोचिए, सूखे से बचा दिया, पानी लेकर आ गया, लवणता से बचा दिया, लवण लेकर आ गया, मिनरल्स लेकर आ गया। तो भाई साहब रोगों से बचा दिया है। कवक जैसे ट्राइकोडर्मा याद आ रही है अभी अभी, रोगों से बचा दिया है। तो जरा सोचिए, माइकोराइजा जिसमें कवक पादपों को फायदा पहुंचा रही है। तो दूसरा क्या था? कवक था। तीसरा साइनोबैक्टीरिया, ये भी सेम टू सेम पहले के जैसा, ये भी सेम टू सेम साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल जीवाणु के जैसा, बस फर्क इतना सा था, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया दोनों मोनेरा जगत में आते हैं, लेकिन एक स्वपोषी होते हैं और एक परपोषी होते हैं। आपको याद आ रहा है कुछ साइनोबैक्टीरिया थे वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे थे। याद कर कौन से साइनोबैक्टीरिया थे? दिमाग लगा। नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा। नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा, ये क्या थे? आपके साइनोबैक्टीरिया थे। ये भी क्या कर रहे हैं दोस्त? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ा रहे हैं। स्पेशली धान के खेत में, याद रखना, भूल ना जाना, यहां से प्रश्न बन सकता है। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी अगर आप देखें तो ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बता रखा है, इनका भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण काम सेम बता रखा है। इसका क्या बता रखा है? पेड़ को खनिज उपलब्ध करा रहे हैं। तो माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। जीवाणु कौन से? राइजोबियम, लेग्यूम पादपों के साथ सहजीवी संबंध। एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर मुक्त जीवी। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा बता रखा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। डन डना डन डन। इसी के साथ बेटा ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। जी हाँ, ये इतना ही था हमारा चैप्टर। कौन सा? मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। इतना ही चैप्टर था। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। बीटी यहां पर क्या संबोधित करता है? व्हाट इज बीटी? बीटी क्या है? बेसिलस म्यूरेंजेंसिस, स्ट्रेप्टोकोकस थुरेंजेंसिस, बेसिलस थुरेंजेंसिस, बेसिलस फ्रेंसिस। बीटी क्या है? बीटी क्या है? यहां पर दिमाग लगाइए। व्हाट इज बीटी? दूसरा प्रश्न, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता है। जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं होता है किसका? बैक्टीरिया का, वायरस का, साइनोबैक्टीरिया का, माइकोराइजा का। जल्दी से दिमाग लगाइए। चलिए जी, समय हो गया बेटा जी यहां पर समाप्त। और आइए प्रश्न देख लेते हैं बेटा। हमारे यहां पर दो प्रश्न थे। बीटी किस चीज को बता रहा है? बेटा सीधी सी बात है, बीटी जो है वो किस चीज को बता रहा था? बेसिलस थुरंजिएंसिस को। कौन था? ये एक जीवाणु था जिससे हमने कपास बनाई थी, जिसको हमने बीटी कपास भी बोला था। ठीक है, आएगा डिटेल में, आएगा जैव प्रौद्योगिकी में आएगा। मैंने आपको मेजर चीज इसकी बता दी है। दूसरा, इनमें से किसको जैव उर्वरक के रूप में यूज में नहीं ले रहे थे? जैव उर्वरक अभी अभी आपने पढ़ा था। जैव उर्वरक में आप तीन चीजों को यूज में ले रहे थे। क्या क्या? सोच, अभी अभी तुमने पढ़ा है। जैव उर्वरक में तुमने क्या बैक्टीरिया को यूज में लिया? हाँ, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर यूज में लिया। हाँ, साइनोबैक्टीरिया को यूज में लिया। हाँ, ये दोनों क्या कर रहे थे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। कवक को यूज में लिया, माइकोराइजा। हाँ, क्या वायरस को यूज में लिया? नहीं, वायरस को तो जैव नियंत्रण कारक के रूप में यूज में ले रहे थे ना। जैव उर्वरक के रूप में थोड़ी ना यूज में ले रहे थे। जैव नियंत्रण कर रहा था, मारने का काम कर रहा था ना, उर्वरता थोड़ी ना बढ़ा रहे थे वायरस। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। चैप्टर हुआ है आपका समाप्त। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, अध्याय आएगा, वो आएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ये हम पढ़ेंगे